हेलो। चल देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि इतिहास पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद है। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक बात को पढ़ेंगे, क्या क्या पूछता है और क्या क्या पूछेगा। तो देखिए देखिए इसका पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए राष्ट्रवाद जो है वो क्या है। राष्ट्रवाद लिखेंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होता है। यानी कि राष्ट्रवाद जो होती है यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है, ठीक है, जो किसी भी छोरों में योगदान अहम योगदान होता है। ठीक है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। कि अर्थात किसी भी देश का, चाहे कोई भी देश हो, किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है कि राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। पूछेगा कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का विकास कहाँ हुआ, तो लिखेंगे कि यूरोप में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है, राष्ट्रवाद का पहला विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए इसके आगे पढ़ेंगे। अगला बनता है आपका, कह रहा है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था कि क्रांति हुआ था। तो लिखेंगे उत्तर कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था। देखिए, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था उस समय वहाँ का जो राजा था, यानी कि वहाँ का जो शासक था वो था लुई 16वां। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो लिखेंगे लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां था, जो कि बहुत ही निरंकुशवादी राजा था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। देखिए कह रहा है कि जो ये शासक था, यानी कि लुई 16वां जो शासक था, इसके काल में, यानी कि इसके समय में, इसके शासन काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ठीक है, सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी। लेकिन जितने भी प्रदेश थे उसके उसके शासनकाल में, जितने भी प्रदेश थे, सभी प्रदेश की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, बहुत ही खराब हो चुकी थी। जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। ये कह रहा है कि लेकिन उसमें दो ऐसे वर्ग थे, एक पादरी और एक कुलीन, इनका स्थिति बहुत अच्छा था। क्योंकि देखिए अच्छा इसलिए था क्योंकि जितना भी टैक्स लेता था, जितना भी टैक्स लगता था, वो सभी के सभी सिर्फ गरीबों पर लगता था। इन लोगों का तो काम था कि उनसे टैक्स वसूलना, यानी कि इनको टैक्स में छूट दिया हुआ था, लेकिन गरीबों को टैक्स में छूट नहीं था। जो किसान थे उनको भी टैक्स में छूट नहीं था। इसी क्रांति के मार्ग को वाल्टेयर वाल्टेयर रूसो तथा मोंटेस्क्यू ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न होता है आपका, कहता है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है। जब 1789 ईस्वी की क्रांति हो गया उसके बाद कौन कौन से ऐसे मुख्य काम हैं जो कि किए गए हैं। तो देखिए इसका बहुत सारा काम है। लिखेंगे कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक काम किए गए हैं। ठीक है, यानी कि सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव का काम किए गए हैं, जनता के हित में काम किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले किया गया कि नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी। दूसरका में नया संविधान बनाया गया, यानी कि जो लुई 16वां के समय, जो लुई 16वां के समय जो संविधान था उसको रद्द कर दिया गया और एक नया संविधान बनाया गया। सभी को समान अधिकार दिया गया और जो संविधान बना उस संविधान में सभी को, यानी कि सभी को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको एक समान, सबको एक समान अधिकार दिया गया। ठीक है,
चौथा हुआ सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। देखिए देखिए चौथा में क्या किया कि सामंती जो व्यवस्था होता था, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब देखिए सामंती व्यवस्था क्या होता है। सामंती व्यवस्था में क्या होता था, देखिए देखिए सामंती व्यवस्था में क्या था। सामंती व्यवस्था कहने का मतलब था कि अगर किसान है, ठीक है, जमीन किसान का रहेगा, यानी कि जो जमीन है वह किसान का ही रहेगा। जमीन जो है वो किसान का ही रहेगा और किसान उस पर खेती भी करेगा। किसान उस पर खेती भी करेगा और उसमें क्या खेती मतलब क्या आपको उसमें अन्न उपजाना है वह काम कौन देगा, यानी कि क्या उपजाना है आपको वो राजा बताएगा कि आपको इस खेत में कौन सा अन्न उपजाना है, उसका काम था राजा को बताना। और जितना भी अन्न होता था उस सभी के सभी अन्न, वह सभी के सभी अन्न आपको देना होता था राजा को। ठीक है। अब राजा के मन की बात थी कि वह उसमें से मान लीजिए कि उसमें 10 बोरी अगर अनाज हुआ है तो वह राजा की मन की बात होती थी कि आपको 2-3 बोरी आपको दे देगा आपको खाने के लिए। ठीक है। ये सामंती व्यवस्था था। जितना भी अन्न था मेहनत करता था किसान, ज़मीन था किसान का, सब कुछ करता था किसान, लेकिन वह जो अनाज उगता था वह अनाज को लेता था राजा। ठीक है। यही था आपका सामंती व्यवस्था। देखिए अगला है आपका 5 नंबर का है कि आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया। देखिए जो आंतरिक टैक्स लगा हुआ था, ठीक है, आंतरिक जो टैक्स लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सामान को यहाँ से ले खरीद कर कहीं और ले जाकर बेचना है, मतलब अपने क्षेत्र में ही, तो उसको लिए टैक्स जो लगता था उस टैक्स को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि लुई सोलहवां के समय क्या लगा था कि टैक्स लगाया हुआ था, तो वह टैक्स को समाप्त कर दिया गया। और 5वां में है कि नाप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया। ठीक है। देखिए नापने और जोखने के लिए एक समान पद्धति को अपनाया गया। ठीक है। और 7वां काम किया गया कि फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। जो फ्रेंच भाषा था इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और 8 में कि अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया। ठीक है। यानी कि लुई सलामा के समय जो भी नियम कानून थे समझिए तो सब के सब क्या हो गए, खत्म हो गए। और ये सभी के सभी संविधान में नया कानून इतना सब जोड़ा गया जो कि सब के सब जनता के हित में था। ठीक है। लिखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कह रहा है कि सामंतवाद क्या है। सामंतवाद क्या है। ठीक है। लिखेंगे देखिए कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता है उसे ही सामंतवाद कहते हैं। ठीक है। देखिए यानी कि शासन का वैसा शासन प्रणाली जिसमें किसान से भी ज्यादा अधिकार किसका होता था, सामंत का होता था, या फिर जो गांव के जमींदार होते थे उन जमींदार को था। ठीक है। अब देखिए यानी कि किसान से डायरेक्ट जो अन्न होता था, जैसे मान लीजिए अभी आपको पहले बताएं कि जमीन किसान का ही रहेगा, अन्न किसान ही उपजाएगा, लेकिन उसका मालिक यानी कि उसको लेता था कौन, राजा। ठीक है। तो देखिए राजा डायरेक्ट जाकर उससे नहीं लेता था। ठीक है। उसके लिए वो क्या बनाया हुआ था, उसके लिए वो सामंत बनाया हुआ था। सामंत और जमींदार बनाया हुआ था। ये जमींदार लोग हर गांव में होते थे। हर गांव में एक हक जमींदार होते थे। और ये जमींदार ही क्या करते थे, किसानों से अन्न लेते थे, अनाज लेते थे। और यह जमींदार ही अनाज को लेकर के राजा को पहुंचाते थे। ठीक है। यानी कि इन जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया गया था उसके समय में। ठीक है। उसे ही सामंतवाद कहा गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। अगर कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं तो लिखेंगे कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं उसे ही मध्यम वर्ग कहा गया है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न होता है आपका 6 नंबर, कह रहा है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। देखिए सर्वहारा मतलब सभी जगह से हारा हुआ वर्ग। ठीक है। लिखेंगे समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसके पास पूंजी का अभाव होता है तथा जिसकी स्थिति दयनीय होती है। तो यही तो लोग थे उस समय में
जो गरीब थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, क्योंकि इन सब के ऊपर इतना ना टैक्स लगा हुआ था, यानी कि यह हर जगह से हारे हुए थे। तो इन्हीं को कहा गया कि ये जो है सर्वहारा वर्ग है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद क्या, लिखेंगे साम्राज्यवाद क्या है? ठीक है, लिखेंगे इसका उत्तर कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, उसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, देखिए साम्राज्यवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि शोषण करना। ठीक है, देखिए साम्राज्यवाद का एक ही अर्थ होता है कि शोषण करना। क्योंकि देखिए जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर क्या करेगा कि अपना अधिकार जमाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब अपना वो अधिकार जमाएगा, यानी कि वह जब अपने कब्जे में लेगा तो उसको शोषण करेगा। यानी कि छोटे देश में जितने भी वह जमा पूंजी होगा, जितना भी उसका अच्छा अच्छा सामान होगा, उन सभी जमा पूंजी को वह अपने कब्जे में ले लेगा, वह ले लेगा। ठीक है, यानी कि इसका एक ही मतलब होता है कि शोषण करना, हर तरीके से शोषण करता था। ठीक है, तो उसे ही कहा गया है कि साम्राज्यवाद। ठीक है, चलिए देखिए